साथियों नमस्कार। हम लोग आज देखने वाले हैं रिसर्च में शोध अभिक्षमता का अगला भाग, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं शोध परिकल्पना हाइपोथेसिस। ये दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं, एक आप अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको शोध अभिक्षमता के अंतर्गत आपको शोध परिकल्पना को जानना चाहिए, हाइपोथेसिस को जानना चाहिए। इसके अलावा आपको इसलिए भी जानना चाहिए क्योंकि आप अगर रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो आपको ठीक से रिसर्च की जानकारी होनी चाहिए, या आप योजना बना रहे हैं कि आपको रिसर्च करने हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए। हाइपोथेसिस शोध के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। जब हम लोग देखते हैं कि अनुसंधान की बात करते हैं तो अनुसंधान हमारा एक परिणाम पर खत्म होने वाला है, जिसकी शुरुआत हाइपोथेसिस से होती है। हाइपोथेसिस एक अनुमान होता है, जो टेंटेटिव हमारा रिजल्ट होता है, मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए। उसी को हम लोग परीक्षण के आधार पर जांच करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि क्या जो हमारा परिकल्पना था वो सही हुआ, साबित हुआ कि नहीं, क्या हम सही दिशा में हमारा प्लान था कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक समय में किए जाने वाले अनुसंधान कार्य मूल रूप से सुकरात के द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक न्याय सूत्र, जिसको कि कैटेगोरिकल साइलोजिम बोला जाता है, तथा बेकन के आगमनात्मक तर्क इंडक्टिव रीजनिंग, मतलब आपको जो है किसी घटना को घटने से पहले प्रश्न के मन में आना के संयोजन से विकसित की गई वैज्ञानिक विधि पर आधारित रहते हैं। अगर हम लोग सुकरात की बात करें तो सुकरात के अगर बौद्धिक न्याय सूत्र की बात करें तो उसमें उन्होंने बात किया था मुख्य आधार की, लघु आधार की और निष्कर्ष की। यही हमारी परिकल्पना में, यही हमारी हाइपोथेसिस में देखने के लिए मिलता है। प्रायः जो मुख्य आधार होता है वो किसी सार्वभौमिक प्रकृति जो होती है शोध की, उसकी सूचना का द्योतक होता है कि पहले क्या इसका नेचर रहा है, क्या इसका स्वरूप रहा है, और दूसरा उसके कुछ विशिष्ट एग्जाम्पल्स हमारे पास होते हैं, और इन दोनों के आधार पर हम कुछ परिणाम निकालते हैं, उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। ये हमारा सुकरात का दिया हुआ बौद्धिक न्याय सूत्र के आधार पर समझ सकते हैं। परिकल्पना शब्द, इसका अर्थ देखते हैं। परिकल्पना शब्द अंग्रेजी की हाइपोथेसिस शब्द से आया है। हाइपोथेसिस, इसको हम लोग परिकल्पना बोलते हैं, प्राकल्पना बोलते हैं, उपकल्पना बोलते हैं, कई नामों से जानते हैं। अंग्रेजी शब्द हाइपोथेसिस वास्तव में दो शब्द हाइपो और थीसिस से आया है। थीसिस की चर्चा मैंने पिछले क्लासेस में हमने की है, पिछला वीडियो देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर से इसकी चर्चा थोड़ी सी देख लेते हैं। हाइपो मतलब होता है किसी चीज को कमतर आंकना, कम समझना। जैसे मान लीजिए आप सुने होंगे कि इसको जो है हाइपोथर्मिया है, मेडिकल टर्म में है हाइपोथर्मिया। हाइपो मतलब कम, थर्मिया मतलब टेम्परेचर। टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, उससे कम है तो हाइपोथर्मिया। हाइपरथर्मिया जब टेम्परेचर जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है तो उसको हम लोग हाइपरथर्मिया के अंतर्गत देखते हैं। इसी प्रकार हाइपो का और कुछ एग्जाम्पल है, हाइपोटेंशन। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हाइपो से लेकर के बने हैं। यहां पे उसका मतलब है कि थीसिस से कम। थीसिस यानी कि हम जो प्रमाणित एक शोध करने वाले हैं, उस शोध को से ये कम है, लेकिन इसी के आधार पर हम जो शोध करने वाले हैं उसका विश्लेषण भी इसी के आधार पर करने वाले हैं। हाइपो सामान्य से कम की ओर संकेत करता है, और थीसिस स्थापित व प्रमाणित प्रतिलिपि, कथन या प्रस्ताव के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसको आप लोग ठीक से याद कर लेंगे क्योंकि प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं नेट में। दूसरे शब्दों में परिकल्पना सुझाया गया तत्कालिक कथन या प्रस्ताव। परिकल्पना को हम लोग ऐसा कहते हैं कि यह सुझाया गया तत्कालिक कथन है या प्रस्ताव है, जो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, स्वीकार भी हो सकता है, अस्वीकार भी हो सकता है। परिकल्पना को उपकल्पना या पराकल्पना भी लिखा जाता है या बोला जाता है। कुछ परिभाषा है, अगर परिकल्पना को हमें समझना है, तीन परिभाषाओं के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं।
जीए लुंडबर्ग एक लेखक हैं, इन्होंने लिखा परिकल्पना के बारे में कि परिकल्पना एक ऐसा अंतरिम सामान्यीकरण, अंतरिम मतलब अस्थाई, अस्थाई, ये याद रखना है, सामान्यीकरण है। ऐसा माना जाता है क्योंकि हम जब किसी विषय के बारे में शोध करते हैं तो हम सामान्यीकरण करते हैं कि ऐसा होता होगा या नहीं होता होगा। तो इस आधार पे ये हमारा अस्थायी सामान्यीकरण है कि ऐसा पॉपुलेशन पे ऐसा होता होगा या नहीं होता होगा, जिसकी वैधता की जांच की जाती है। हाइपोथेसिस की वैधता की जांच हम लोग थीसिस के दौरान, रिपोर्ट राइटिंग के दौरान करते हैं। अपने प्रारंभिक स्तर पर परिकल्पना एक अटकल, अनुमान या काल्पनिक विचार हो सकता है जो भावी अध्ययन के लिए आधार बनता है। हम ये समझते, जैसे मैंने पिछले क्लास में हमने आपको एक टॉपिक लेकर के हमने आपको समझाने का प्रयास किया था कि कैसे परिकल्पना को समझते हैं, तो उस वीडियो को भी आप देख लेंगे। तो उसमें मैंने शोध प्रस्ताव, रिसर्च प्रपोजल की चर्चा हमने की थी, तो उसमें आपको विशेष वर्णन मिलेगा। तो उस वीडियो को आप लोग देख लेंगे, क्योंकि ये वीडियो खुद बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो को बहुत लंबा करूं। WG गुड, PK हॉट के शब्दों में परिकल्पना एक प्रतिज्ञप्ति है जिससे इसकी वैधता जानने के लिए परीक्षित किया जा सकता है, या सही या गलत सिद्ध हो सकता है। ये कहते हैं कि ये क्या है, एक वैधता जानने के लिए एक प्रतिज्ञप्ति है, पूर्व का एक ज्ञप्ति लिखा हुआ है जो कि मानना है कि ऐसा हो सकता है। ये तब सही साबित होगा ऐसा कि नहीं होगा जब इसका हम परीक्षण करेंगे। तो डाटा एनालिसिस जब हम करेंगे तब हमें ऐसा मिलेगा। तो यह परिकल्पना गलत भी हो सकता है, सही भी, परिकल्पना स्वीकृत भी हो सकती है, अस्वीकृत भी। इसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। JF मैकगुएन परिकल्पना को दो से अधिक चरों के बीच संभावित संबंध का एक परीक्षणीय कथन मानते हैं कि एक संभावित संबंध है कि इसके बीच संबंध होगा। अब ये तब पता चलेगा जब इसको परीक्षण किया जाएगा। इसका परीक्षण किया जा सकता है। फ्रेड एन कार्लिंगर इनका नाम है, नाम थोड़ा सा गलत हो गया है, कार्लिंगर के शब्दों में परिकल्पना दो या अधिक चरों के मध्य संबंध को अनुमानात्मक, नॉट श्योर, अभिकथन होता है। ये श्योर नहीं है, ये अनुमान है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होता होगा, ऐसा नहीं होता होगा। चैपलिन के अनुसार अनुसंधान की परिकल्पना एक अभिधारणा, मतलब पूर्व की धारणा होती है जो अंतरिम स्पष्टीकरण का कार्य करती है। मतलब अस्थायी स्पष्टीकरण है, यह अस्थायी स्पष्टीकरण नहीं है। अस्थायी स्पष्टीकरण तब होगा जब हमारा शोध पूरा होगा और जब हम एनालिसिस करेंगे डाटा का, तब हमें वहां पर के इसके परिणाम प्राप्त होंगे। अब शोध परिकल्पना के प्रकार को समझते हैं। शोध हेतु की गई परिकल्पनाएं शोध का मूल आधार होती हैं। यदि सामाजिक विज्ञान में खास करके परिकल्पनाएं नहीं हैं तो शोध करना बहुत मुश्किल है। परिकल्पना तर्क व बुद्धि के आधार पर शोध दिशा तय करने वाली क्रिया है। आपको खुद से तर्क करना होगा, बुद्धि लगाना होगा कि इसके आधार क्या होंगे। इसके निर्माणोपरांत शोधकर्ता परीक्षण के माध्यम उसकी अस्वीकार्यता या स्वीकार्यता पर समूचा ध्यान केंद्रित कर देता है। यही होता है, जब परीक्षण करेंगे तो पता चलेगा स्वीकार हुआ या अस्वीकार हुआ, स्वीकार हुआ या अस्वीकार हुआ, उसी में पता चलता है। जिन्हें अध्ययन की सुगमता और सहज अधिगम हेतु, इसको हम लोग आगे देखते हैं, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, इसके प्रकार को हम लोग ठीक से देखते हैं। लेकिन जब परीक्षण करते हैं तो या परिकल्पना स्वीकार होता है या अस्वीकार होता है। यदि हमारा जो परिकल्पना है उसके आधार पर परिणाम आ गए जैसा परिकल्पना है तो स्वीकार होगा। यदि हमारा जो परिकल्पना है उसके विपरीत परिणाम आ गए तो आप उसे कह सकते हैं कि ये अस्वीकार हुआ।
शोध परिकल्पना के प्रकार को हम लोग बहुत गंभीरता से देखने वाले हैं, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। सामान्य परिकल्पना, एक चीज मैं और बता दूं, आप यदि कभी किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी एंट्रेंस के लिए एग्जाम देंगे तो भी ये मिलेगा, नेट का एग्जाम देंगे तो भी ये मिलेगा, क्योंकि आप शोधार्थी नेट के बाद भी बनने वाले हैं। सामान्य परिकल्पना मतलब सिंपल हाइपोथेसिस। परिकल्पना का पहला प्रकार है सामान्य परिकल्पना, सिंपल हाइपोथेसिस। इसमें सरल परिकल्पना स्वीकार है, एकदम सामान्य सरल परिकल्पना, जिसमें दो चरों के बीच सहसंबंध केवल ज्ञात करना है कि दोनों के बीच में सहसंबंध है या नहीं है। दूसरा है जटिल परिकल्पना, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, जटिल होगा। इसमें क्या होगा कि इसमें सहसंबंध ज्ञात करने के लिए उच्च सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाएगा। इसकी परिकल्पना को समझने के लिए, संबंध को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड का प्रयोग करते हैं, जिसकी चर्चा मैंने पिछले क्लास में की थी कि एसपीएसए सोशल साइंस के लिए स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, इसका फुल फॉर्म है, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तार्किक परिकल्पना, लॉजिकल हाइपोथेसिस। तार्किक परिकल्पना से आशय उस परिकल्पना से है जिसे तार्किक रूप से प्रमाणित किया जा सके, तर्क के आधार पर प्रमाणित कर सकते हैं। तार्किक परिकल्पना की व्याख्या सीमित साक्ष्य रखने के वाले तर्क के आधार के रूप में कर सकते हैं। आपको कुछ, आपके पास कुछ साक्ष्य होने चाहिए, उसके आधार पर आप परिकल्पना करते हैं। जैसे एक परिकल्पना है कि आपने देखा कि उधर कहीं धुआं निकल रहा है, धुआं जैसा दिख रहा है, तो आप एक क्या अनुमान लगाते हैं कि वहां नीचे आग होगा इसीलिए धुआं है, ऐसा आपका अनुमान रहता है। लेकिन आपको कभी कभी पता चलता है कि नहीं ये धुआं का कारण कुछ और, लेकिन अधिकतम में पता चलता है कि हाँ आग था, धुआं इसीलिए था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप एक तर्क करने में सक्षम हो जाते हैं कि आपका जो पूर्व ज्ञान है, जहां आपने सीखा सुना है, देखा है कि जहां आग हम लोग पकड़ाते हैं, इसके बाद धुआं वहां पे होता है, धुआं के बाद आग पकड़ती है। तो आपको प्रथम बार में क्या आप सोचेंगे, क्या परिकल्पना कल्पना आपके मन में आएगी कि वहां आग होगा इसलिए धुआं निकल रहा है। अनुभवजन्य परिकल्पना, जिसको मैंने अभी थोड़ा सा बताने का प्रयास किया था, जब किसी समस्या के परिक्षेत्र में सर्वेक्षण का आधार सामान्य अनुभव होता है, जैसे हाँ बादल छाया हुआ है मतलब बारिश होगी, ये आपका क्या है, अनुभवजन्य परिकल्पना है। कभी कभी बारिश नहीं भी होती है, अगर बारिश हो गई तो आपकी परिकल्पना स्वीकृत हो गई, बारिश नहीं हुई तो आपका अनुमान गलत हो गया। यही परिकल्पना में भी होता है, जिसे वैज्ञानिक विधि द्वारा सर्वेक्षण कर प्रमाणित किया जा सके, अनुभवजन्य परिकल्पना कहलाती है। क्योंकि यह एक साइंटिफिक प्रक्रिया है कि ऐसा होता है। इसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निरीक्षण से ज्ञान का अनुभव समाहित है। इसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निरीक्षण के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। इसको अनुभवजन्य परिकल्पना है, जो अनुमान लगाया जाता है। सांख्यिकीय परिकल्पना, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। सांख्यिकीय परिकल्पना वास्तव में वह परिकल्पना है जिसे शून्य परिकल्पना भी शामिल है, जबकि एक अन्य दृष्टिकोण के अनुसार इसमें निम्न दोनों शामिल हो सकते हैं। जैसे शून्य परिकल्पना, जिसको हम लोग H0 से पहचानते हैं। बी परिकल्पना हमारा जो होता है वैकल्पिक या प्रायोगिक, इसको हम लोग H1 से मापते हैं। इसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। इसमें कुछ भी ऐसा मेरे क्लास में नहीं रहेगा जो आपको छूट जाए, जो टॉपिक पढ़ा रहे उसमें से कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शून्य परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस। इस परिकल्पना में दो चरों के बीच कोई सार्थक अंतर नहीं माना जाता है, मतलब सार्थक अंतर नहीं है। ऐसा अगर आता है तो उसको बोलेंगे नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हम लोग H0 से सिग्निफिकेंस के मतलब उसको हम लोग संकेत करते हैं कि H0। अगर परिकल्पनाएं आपके पास 5 हैं, H01, H02, इस प्रकार से पांचों परिकल्पनाओं का हम लोग नंबर देते हैं। H0 होने का मतलब है मतलब कि नल हाइपोथेसिस है। परिकल्पनाओं में यह पता चलेगा कि इसमें अंतर नहीं पाया गया है। इस परिकल्पना में अंतर के शून्य होने की स्थिति रखी जाती है। इस परिकल्पना में अंतर जो होगा वो नहीं होगा, शून्य होगा, इसीलिए इसको लोग 0 से प्रमाणित करते हैं। H मतलब हाइपोथेसिस, 0 मतलब शून्य नहीं है। बी वैकल्पिक परिकल्पना।
अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। वैकल्पिक उपकल्पना या परिकल्पना वास्तव में शून्य उपकल्पना का वह विकल्प है जिसे सामान्यतः वास्तविक परिणामों के आधार पर निरीक्षित किया जा सके। देखा जाता है कि जो हमारा प्रायः हम, क्योंकि अंतर हम जानते नहीं है तो लिख देते हैं कि अंतर नहीं होगा या अंतर नहीं होता होगा, ऐसा हम मान लेते हैं नल हाइपोथेसिस में। इसमें क्या होता है कि जब हमें ऐसा अवसर नहीं मिलता है, नहीं का, अंतर नहीं का, तो हम लोग वैकल्पिक परिकल्पना का प्रयोग करते हैं और इसके आधार पर हम लोग निरीक्षण करते हैं। इसमें दो चरों के बीच परस्पर सार्थक संबंध है, अर्थात यह एक अवधारणा है जो शून्य परिकल्पना के अलावा कुछ भी भविष्यवाणी करती है। जैसे उसमें हमने कहा था कि सार्थक अंतर नहीं है, आयुष में हम लोग जो है उसमें अंतर को मापन कर रहे हैं, आयुष में हम लोग संबंध को मापन कर रहे हैं, सार्थक संबंध को मापन कर रहे हैं। इसे प्रायोगिक परिकल्पना यानी कि एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। वैकल्पिक परिकल्पना को ही एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। यह समूह के व्यवहारों में अंतर का अभिकथन करती है। इसे H1, देखिए मैंने लिखा है H1 परिकल्पना भी कहा जाता है। इसमें धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, ऋणात्मक या नकारात्मक परिकल्पना को भी शामिल किया गया है, किया जाता है। शोध परिकल्पना के प्रकार में हम लोग, मैं कहा था कि हम लोग बहुत लंबा पढ़ने वाले हैं, प्रकार इसके काफी लंबा है तो पढ़ेंगे हम लोग। शोध के प्रकारों के संबंध में सभी शिक्षा शास्त्री एक मत नहीं है, इसलिए विभिन्न वर्गीकरण देखने को मिलते हैं। जैसे कि गुडेनहेट ने क्या कहा है, उन्होंने इन तीन परिकल्पनाओं के बारे में उन्होंने बताया है कि गुडेनहेट के अनुसार परिकल्पनाएं तीन प्रकार की हैं। अलग अलग जो शिक्षाविद हैं उनके अनुसार हम लोग अलग अलग उन विद्वानों का, शिक्षा शास्त्रियों का, उनके अनुसार हम लोग हाइपोथेसिस देखने वाले हैं। गुडेनहेट कहते हैं अनुभाविक एकरूपता परिकल्पना, एग्जिस्टिंग इंपीरिकल हाइपोथेसिस, इसकी बातों कहते हैं। मतलब अनुभव के आधार पर हम समानांतर अनुभव करते हैं कि ये परिकल्पना ऐसा होगा, ऐसा पहले भी हुआ है, इस आधार पे। जटिल परिकल्पना, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, इसकी चर्चा हम लोगों ने की थी। जटिल परिकल्पना को इन्होंने एक प्रकार माना है गुडेनहेट ने। तीसरा इन्होंने माना है विश्लेषणात्मक चर आधारित परिकल्पना। इसी आधार पर तीन भागों में गुडेनहेट ने परिकल्पना को, तीन प्रकार के परिकल्पना को इन्होंने माना है कि परिकल्पनाएं तीन प्रकार की होती हैं। तो गुडेनहेट के अनुसार कौन कौन परिकल्पना हुई? एक हो गया अनुभाविक एकरूपता, एग्जिस्टिंग इंपीरिकल हाइपोथेसिस, दूसरा होगा कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस और तीसरा होगा एनालिटिकल वेरिएबल बेस्ड हाइपोथेसिस। अब मैकगुइन क्या कहते हैं? मैकगुइन के अनुसार दो परिकल्पनाएं हैं। ये बताते हैं कि अस्तित्वपरक परिकल्पना, एक्सिस्टेंशियल हाइपोथेसिस, ये जो हाइपोथेसिस है यह जो है इसका अस्तित्व है ऐसा साबित होता है। दूसरा सार्वभौमिक परिकल्पना, जिसको कि आप जो है पूरे समुदाय पे, पूरे सृष्टि पे, पूरे समष्टि पे लागू कर सकते हैं। इसके अलावा हेज क्या कहते हैं? हेज कहते हैं कि परिकल्पनाएं दो प्रकार की होती हैं, बस सिंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स। सिंपल परिकल्पना जो सामान्य परिकल्पना की बात हम लोग कहे थे, पिछले पढ़े थे, और जटिल परिकल्पना जिसको हम लोग पिछले स्लाइड में पढ़े थे, उसको आप फिर से देख सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स परिकल्पना को लगभग ने माना है। आप प्रोफेसर एसपी गुप्ता की बात करें, जिसका अभी के संदर्भ में इनकी बुक काफी शानदार है शोध के लिए, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इनका या कॉल का आप बुक बेहतर पढ़ सकते हैं शोध को समझने के लिए। ये 5 भागों में वर्गीकृत किया है इन्होंने, एसपी गुप्ता ने, काफी लेटेस्ट है। अंतर की परिकल्पना व सहसंबंध की परिकल्पना, ये कहते हैं कि यहां परिकल्पना जो बनेगा उसमें अंतर या सहसंबंध होगा, ये दो चीजें देखी जाएंगी। दूसरा, वह दिशा परक होगा, एक दिशा की ओर जाएगा या दिशा विहीन होगा, किसी दिशा की ओर नहीं जाएगा, या शून्य परिकल्पना होगा। सकारात्मक या नकारात्मक परिकल्पना होगा। पूर्व कथित, उत्तर कथित या वर्णित परिकल्पना होगा, मतलब पहले कहा जा सकता है, उत्तर अनुमानित दिया जा सकता है या उसका वर्णन किया जा सकता है, ऐसी परिकल्पना हो सकती है। अनुसंधान और सांख्यिकी परिकल्पना, जिसको शोध के माध्यम से सांख्यिकी के आधार पर, स्टैटिस्टिकल आधार पर
हम इस परिकल्पना को जांच सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ विद्वानों ने इसको दो भागों में बांटा है, अनुसंधान परिकल्पना व सांख्यिकी परिकल्पना को एक साथ इन्होंने रखा है। कहा है रिसर्च हाइपोथेसिस एंड स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, जिसकी चर्चा एसपी गुप्ता ने भी की है। इसके अलावा कहा था प्रायोगिक, अप्रायोगिक, एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल। आप परिकल्पना के आधार पर जो है आप प्रयोग कर सकते हैं और प्रयोग नहीं भी कर सकते हैं, करने लायक होंगे, नहीं करने लायक होंगे। इस आधार पे अब इसके स्रोत देखते हैं। अगर हमें परिकल्पनाओं का निर्माण करना है, एक शोधार्थी अगर परिकल्पना का निर्माण कर रहा है तो कुछ तो रिसोर्सेस होंगे जो परिकल्पनाओं का निर्माण करेगा, और नहीं तो कैसे अनुमान लगा लेगा, कैसे कल्पना करेगा? तो उसके लिए कुछ आधार होना चाहिए। शोध बिना आधार, अब बिना विश्वसनीयता का शोध नहीं होता है। मैंने आपको शोध के जितने क्लासेस से लगभग में मैंने चर्चा की है। इसमें पहला है पूर्व परिकल्पनाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन। पहले जो शोधार्थी शोध किए गए हैं उन्होंने पूर्व की परिकल्पनाओं का विश्लेषण किया है अपने थीसिस में, उसको पढ़ करके आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि इन लोगों ने जब एक कहा है कि परिकल्पनाएं जो है नल होंगी या H1 होगी, तो आप इसके आधार पर अनुमान लगा लेते हैं, आपकी परिकल्पनाएं भी निर्मित होती हैं। इसके अलावा आप जब रिलेटेड लिटरेचर का को रिव्यू करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो भी आपको पता चलता है कि इतने शोधार्थियों ने, इतने लोगों ने जो शोध किए, 10, 15, 20 थीसिस आप पढ़ते हैं तो पता चल जाता है कि अच्छा इस विषय पे हमारे टॉपिक से संबंधित जो शोधार्थियों ने शोध किया है उसे पता चलता है कि हाइपोथेसिस का निर्माण ऐसे हो सकता है और हमारा हाइपोथेसिस ये होना चाहिए। तब आप परिकल्पना का निर्माण कर पाएंगे विभिन्न पूर्व के शोधों के आधार पर, यानी कि साहित्यों के आधार पर। तीसरा, अगर आप अनुभवी व्यक्तियों से चर्चा करते हैं, जैसे आपका जो है कोई सीनियर रिसर्चर है, आपका रिसर्च गाइड है, ऐसे लोगों से आप अगर चर्चा करते हैं, अनुभवी व्यक्तियों से, सीनियर रिसर्चर है यानी कि पहले रिसर्च कर चुका है और कर रहा है, आपका जो सुपरवाइजर है, गाइड है, क्योंकि वो बहुत सारे रिसर्च करवा चुके हैं उस टॉपिक संबंधी, तो आप उनसे जब चर्चा करेंगे, वैसे अनुभवी व्यक्ति से डिस्कशन करेंगे, तो भी आप परिकल्पना का निर्माण कर सकते हैं। स्वानुभव, जब आप इन चीजों को करेंगे उसके आधार पर आपके भी अनुभव कहेंगे कि नहीं ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप जब आप सिनोप्सिस पे काम करते हैं, तो मैंने एक पिछले क्लास में बताया था, तो उसके आधार पर आप रिव्यू लिटरेचर करते हैं, लोकेशन सर्च करते हैं, लोकेशन पे जाने का प्रयास करते हैं, विद्यालयों के बारे में सूची निकालते हैं, सेकेंडरी डाटा निकालते हैं, तो आपके भी कुछ अनुभव बन जाते हैं। तो आपके अनुभव जब बन जाते हैं तो इसका पर्सनल एक्सपीरियंस आता है, इसके आधार पर भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं अंतर नहीं होगा या होगा, संबंध है या नहीं है। अवलोकन, आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, फील्ड में जाते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, जिस प्रकरण पे शोध करना है, तो भी आपको आइडिया मिल जाता है। आप अगर कुछ संस्कृति, जो चीजें चली आ रही हैं, उन मान्यताओं के आधार पर भी समझने का प्रयास करते हैं, तो भी आप अनुमान लगा लेते हैं, आप परिकल्पनाओं का निर्माण कर पाते हैं। इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन और मूल्यों का अध्ययन, अगर आप सोशल चेंज पे कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि सामाजिक परिवर्तन कैसे हुआ और उनके मूल्य क्या थे, उनके आधार पर भी आप कर सकते हैं। विज्ञान के आधार पर भी, प्रयोग के आधार पर आप इसका अनुमान जो है वो परिकल्पनाओं का निर्माण कर सकते हैं। ये आपके स्रोत हैं एक शोधार्थी के। इसके अलावा सृजनात्मक चिंतन, आप जब क्रिएटिव थिंकिंग करेंगे, इस पर मंथन करेंगे, चिंतन ऐसा था तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ऐसा तो हो सकता है, इस आधार पर आप सृजनात्मक चिंतन करेंगे। सादृश्यता, आप उसको देखेंगे, समझेंगे तो समझ में आएगा, आप उस पर सोचेंगे और एक दिमाग में आएगा, पूरे समस्या को एक साथ देखेंगे। इनसाइट मतलब सूझ केवल नहीं होता, मतलब कंप्लीट समस्या को ऑब्जर्व करना है, एक साथ ऑब्जर्व करना, कंप्लीट समस्या को एक साथ समझना, पार्ट बाय पार्ट समझना नहीं। अगर कंप्लीट समस्या को एक साथ देखते हैं तो समस्या का समाधान आपको अनुमानित मिल जाता है, या पता चल जाता है कैसा होगा। विशिष्ट क्षेत्रों के शोध, अगर जिस फील्ड में आप रिसर्च कर रहे हैं उस फील्ड में पहले रिसर्च हुए हैं, तो उस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों से मिलेंगे तो होगा, उस क्षेत्र में जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नवीन वैश्विक शोध के विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा, अभी बहुत सारे एनालिटिकल स्टडी हो रहा है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में हो रहा है, ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पर रिसर्च हो रहा है, ये वैश्विक परिप्रेक्ष्य है बहुत सारे, तो उस आधार पर आप कर सकते हैं। डिजिटल लर्निंग पे हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस पे हो रहा है, ये सभी चीजों पे, आभासी क्लासेस पे हो रहा है,
तार्किक चिंतन आप करेंगे तो भी होगा, लॉजिकल थिंकिंग करेंगे तो भी आप हाइपोथेसिस का निर्माण कर सकते हैं। ये आपके स्रोत हो गए। आगे बढ़ते हैं, परिकल्पनाओं के क्या कार्य हैं। पूरी परिकल्पना हम लोग आज एक क्लास से पढ़ लेंगे, इसके लिए अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते आप इसको अगर पेशेंस से देख पाए। हाँ, थोड़ा सा उपकरण कम है, इसीलिए थोड़ी सी गुणवत्ता कम मिलेगी, नॉलेज ठीक मिलेगा। पहला कार्य क्या है परिकल्पना का? औचित्यपूर्ण मार्गदर्शन। आप यदि परिकल्पना का निर्माण करते हैं तो वही परिकल्पना आपको रिसर्च के लिए सही दिशा की ओर ले जाती है। दूसरा है प्रक्रिया निर्धारक। आपको कौन कौन से प्रक्रियाएं करनी है ये आपके परिकल्पनाएं आपको बता देंगी। तीसरा, तथ्यात्मक चयन में महत्वपूर्ण भूमिका। आप जब तथ्यों का चयन करेंगे तो उसमें भी आपको परिकल्पनाओं की जरूरत पड़ेगी, फैक्ट समझने जानने के लिए, फैक्ट के सिलेक्शन के लिए, क्या फैक्ट है क्या फैक्ट नहीं है। इसके अलावा पुनरावृत्ति संभव। अगर आप परिकल्पनाओं का निर्माण करेंगे तो परिकल्पनाएं आपको पुनरावृत्ति, यानी कि उसकी जो पहले के शोध हुए हैं उसके निष्कर्ष का मूल्यांकन विश्वसनीयता और वैधता की कसौटी पर आप कस पाएंगे पूर्व परिकल्पना के आधार पर ही। सार निकालने में सहायक। अगर आप परिकल्पना का सारांश तैयार कर रहे हैं तो भी परिकल्पनाएं, शोध का सारांश तैयार कर रहे हैं तो ही परिकल्पनाएं आपको मदद करेगी। उपयुक्त हल। अब आपको एक सॉल्यूशन निकालना है तो एक सॉल्यूशन जो होना चाहिए उपयुक्त होना चाहिए, तो उसके लिए भी आपको आइडिया सुलझाती है। स्पष्टता, क्लियरिटी। समस्या में प्रयुक्त चरों के बीच संबंधों को स्पष्ट करने में परिकल्पना को सक्षम होना चाहिए। बोधगम्य परिकल्पना के होने पर शोध को उपयुक्त गरिमा स्तर प्राप्त होगा। सरलता। एक्चुअली जब आप परिकल्पना का निर्माण करते हैं तो वो परिकल्पना आपकी जो होती है बिल्कुल सरल होनी चाहिए, ये आपकी विशेषताएं हैं। फिर है सत्यापनीय। परिकल्पना जो होना चाहिए उसको आप सत्यापित कर सके, जांच कर सके, उसका परीक्षण कर सके। स्पेसिफाइड, विनिर्दिष्टता। यह परिकल्पना की महत्वपूर्ण विशिष्टता है। यह एक अच्छी परिकल्पना की विशिष्ट क्षेत्र, स्पष्ट निर्देशन और वर्णन में सक्षम होती है। मितव्ययिता, मतलब पैसे की बर्बादी को रोकता है, आपके खर्च के समय और पैसे की बर्बादी को रोकता है परिकल्पनाएं आपने अगर ठीक ठाक बना ली है। एक अच्छी परिकल्पना को अधिक व्यय साध्य न होकर मितव्ययी होना चाहिए, या अभाव में प्रभाव दिखाने वाला लघु स्पष्ट बोधगम्य होना चाहिए। तो आप मितव्ययिता की तरफ आपकी परिकल्पना ले जानी चाहिए। तार्किक बोधगम्यता, आपकी परिकल्पना की विशेषता है कि आपको तर्क करने का बौद्धिक क्षमता देगा। संगतता, अब आपको क्या होगा कि एक अच्छी परिकल्पना समय के साथ अच्छा सामंजस्य स्थापित करेगा। उस समय तक ज्ञात तथ्यों, सिद्धांतों, नियमों से संगतता रखती है और निगमता चिंतन का आधार होती है परिकल्पना। ये परिकल्पना की विशेषताएं हैं। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए प्रकरण के साथ।